फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मेरा ये वीडियो जो साथी बीएड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। स्पेशल रूप से उनके लिए हेल्पफुल रहेगा जो इग्नू से बीएड कर रहे हैं, क्योंकि इग्नू का कंटेंट काफ़ी टिपिकल है और इग्नू से बीएड करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। कई बुक्स की हेल्प ली है और कई तरीके से माध्यमों से मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन नोट्स को पढ़कर आप इग्नू में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो आज हमारा पहला पेपर है VES 123। पेपर का नाम है अधिगम और शिक्षण। इसका मेरा पहला क्वेश्चन ये है, अधिगम क्या है, अधिगम क्या नहीं है, अथवा अधिगम विकास है जो अभ्यास एवं प्रयास से आता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम देखते हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। बालक नए अनुभव द्वारा सीखता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। बालक का जब जन्म होता है वह एक कोरे कागज़ के समान होता है। अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो वह बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता, अर्थात वह कुछ भी जानता नहीं है। भौतिक संसार के संपर्क में आता है, अर्थात जन्म के तुरंत बाद वह सीखने लगता है। उसके सीखने के साधन परिवार के सदस्य, वातावरण में उपस्थित उद्दीपक तथा अनसंपर्क में आने वाली परिस्थितियां आदि हैं जिनसे बच्चा सीखता है। वह विद्यालय, अर्थ, मंदिर, मस्जिद, समाज आदि से अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों का प्रयोग अपने जीवन में उद्देश्य प्राप्त करता है, वही अधिगम कहलाता है। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति की जाने वाली वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति में सहायता देती है और भविष्य में भी लाभान्वित करती है। अधिगम पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और सर्वत्र चलती रहती हैं। बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों का लाभ उठाता हुआ वातावरण के प्रति जो उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है वही अधिगम है। अधिगम कक्ष के भीतर संपन्न होने वाली घटना न होकर किसी के भी द्वारा कहीं भी संपन्न होने वाली घटना है। अर्थात अधिगम कक्षा में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये कहीं भी किसी के माध्यम से संपन्न हो सकती है। इसका आशय यह है कि अधिगम कहीं भी संपन्न होने वाली घटना है। पारंपरिक भारतीय साहित्य में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जहां लोगों ने वृक्षों, नदियों, पर्वतों तथा कीट पतंगों आदि से कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे चींटी के दीवार पर चढ़ते समय बार बार गिरने एवं चढ़ने के पुनर्प्रयास से हमें हिम्मत न हारने की शिक्षा मिलती है। कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं जिससे हम सीखेंगे कि अधिगम क्या होता है। पहली डेफिनेशन है गेट्स के अनुसार, ये कहते हैं अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। इस ग्रंथ के अनुसार है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन यानी सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन ही अधिगम है। गार्डनर के अनुसार वातावरण के साथ अनुकूलन से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। हरलॉक के अनुसार अधिगम विकास है जो अभ्यास एवं प्रयास के द्वारा होता है। अधिगम के द्वारा बालक अपने आनुवंशिक संसाधनों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। अतः अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। आप लोग एक डायग्राम देख रहे होंगे। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह अभ्यास, प्रशिक्षण
या अनुभव के द्वारा होती है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अधिगम अथवा सीखने का अर्थ बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि मनुष्य समेत प्रत्येक प्राणी कुछ क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। जैसे कि एक मानव शिशु जन्म लेते ही माँ का दूध पीना सीख लेता है। इन क्षमताओं को सहज व्यवहार कहा जाता है। जैसे जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसे जीवन की विविध परिस्थितियों के साथ कुछ समायोजन करना पड़ता है। इसलिए उसे विभिन्न आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों तथा कौशलों आदि को अर्जित करना पड़ता है। इस प्रकार के अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है अधिगम। सहज क्रिया जन्मजात क्रिया होती है या मूल प्रवृत्ति होती है। अतः आशय है कि अधिगम कोई जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन अधिगम नहीं है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और यह व्यक्ति की क्रियाशीलता पर निर्भर होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी परिस्थिति में की गई अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अपने व्यवहार में संशोधन करता है। एक डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, यानी बीच में अधिगम है। अधिगम कैसे कैसे होता है? कौशलों, प्रभाव, मस्तिष्क पर छाप छोड़ने आदि के रूप में पुराने अनुभवों को धारण, अनुभवों का विकास एवं संशोधन, इन अनुभवों का विकास एवं इनमें वृद्धि, नए अनुभवों का निर्माण, नए एवं पुराने अनुभवों का संश्लेषण एवं संगठन, नए अनुभव की प्राप्ति, ये सब अधिगम के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा ये एक अधिगम की प्रक्रिया दिखाया गया है इस डायग्राम के माध्यम से कि अधिगम कैसे कैसे होता है। इसके अलावा अगर एक क्वेश्चन बनता है व्यवहार अधिगम पर आरोपणीय नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। अधिगम से आशय है व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन। कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो कि एक या अन्य प्रकार के संशोधन के द्वारा होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अधिगम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जैसे जब कोई पिन हमारी उंगली में चुभती है तो हम अपनी उंगली को पीछे हटा लेते हैं। उसी प्रकार जैसे ही कोई तेज़ रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हम अपनी आंख तुरंत बंद कर लेते हैं। यह व्यवहार त्वरित होते हैं, यानी तुरंत होते हैं, और उसके लिए कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पड़ता। ये व्यवहार अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं, अतः इन्हें प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है। व्यवहार की एक दूसरी श्रेणी भी है जिसे जैव वैज्ञानिक मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे जब एक बच्चा भूख महसूस करता है तो वह रोता है। जब हम थक जाते हैं तो आराम की आवश्यकता महसूस करते हैं। हम इसे अर्जित या अधिगमित व्यवहार नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार अधिगमित नहीं होते हैं। मनोवैज्ञानिक दोष या दुर्घटना भी कभी कभी व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन का कारण बन सकता है। जैसे दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति का लंगड़ाना या बाड़ी विकृति के कारण व्यक्ति का हकलाना। इस तरह के व्यवहार को भी हम अर्जित व्यवहार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसी पेशी क्रियाएं होती हैं जिसे बालक एक निश्चित आयु के बाद ही संपन्न कर सकता है। जैसे सही शारीरिक स्थिति में बैठना, नियमित कदमों से चलना आदि एक आयु के बाद ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वे व्यवहार जो बालक की परिपक्वता का परिणाम होते हैं उन्हें अर्जित व्यवहार नहीं कहा जाता। हालांकि ऐसी ज़्यादातर परिस्थितियों में अधिगम एवं परिपक्वता दोनों अपनी भूमिका एक साथ निभाते हैं। अतः अधिगम एवं परिपक्वता दोनों में से कौन व्यवहार में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, यह निश्चित करना कठिन हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अधिगम क्या है और अधिगम क्या नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। ये वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।